व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर डिलीवरी। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है तो उसको हम आराम से हैंडल कर पाते हैं। और अगर ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है तो भी आप मेरी बातों से ज़रूर से रिलेट कर पाओगे। इस वीडियो में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और उसके बाद क्या क्या परेशानी आई, उसको मैंने कैसे हैंडल किया, क्या क्या मैंने फील किया, उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो दिसंबर का टाइम था, अराउंड 3-4 बजे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं थी और जो डिलीवरी रूम होता है उसमें भी एसी या हीटर वगैरह होता है, तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया गया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे जैसे डिलीवरी हुई उसके 10-15 मिनट के बाद कि जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, पूरी बॉडी जैसे ठंड से काँप रही है और मैं बोल रही हूँ कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन जब डिलीवरी होती है उसके बाद आपको ब्लीडिंग कुछ टाइम के लिए होती है, तो कुछ टाइम तक तो आपको नीचे कपड़े वगैरह पहनाना पॉसिबल नहीं होता है। पेट के ऊपर प्रेस कर करके जो ब्लीडिंग होती है, प्रेस किया जाता है पेट के ऊपर और नीचे ब्लीडिंग होती रहती है। उसके बाद सारी वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह की जाती है और उसके बाद आपको कपड़े पहनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे 1-2 घंटे के अंदर अपने रूम में ले जाया गया और रूम में जाने के बाद मैंने फील किया कि जैसे मुझे भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने ठंडे पानी की डिमांड करी। डिलीवरी के बाद आपको ठंडा पानी तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी होता है वो मुझे दिया गया। और क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो पानी पीने के लिए या खाना खाने के लिए मुझे कोई मनाही नहीं थी, तो पानी मैंने अच्छे से पिया और उसके कुछ टाइम के बाद अच्छे से मैंने खाना भी खाया। और उसके बाद जैसे कि अराउंड 7-8 बजे हुए होंगे और उसके बाद मैंने फ़ील किया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। जैसे ऐसे फ़ील हो रहा है कि पेट के अंदर कुछ घूम रहा है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में मम्मी को बताया। मम्मी ने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया और डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए आपको कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है ये और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और वैसे हुआ भी, ये पेट दर्द भी अपने आप ही ठीक हो गया। फिर बात करते हैं हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में। तो शुरुआत में तो ब्रेस्ट फीडिंग करना इतना इजी नहीं होता है, जैसे 3-4 दिन तक डिफिकल्टीज आती है। शुरुआत में आपकी बॉडी भी अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है, बेबी के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी अच्छे से लैच नहीं कर पाएगा। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी तो भी पेट के ऊपर स्टिचेस होंगे, बैठने में परेशानी होगी। नॉर्मल डिलीवरी मेरी थी तो मुझे क्रॉस लेग आलती पालती मार करके बैठने के लिए मना किया गया था, क्योंकि अगर आप ऐसे क्रॉस लेग बैठते हो तो क्योंकि आपकी वजाइना के पास स्टिचेस होते हैं तो वहां पर प्रेशर आते हैं, स्टिचेस में खिंचाव आता है, स्टिचेस खुल सकते हैं। तो बैठने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। हालांकि आपको पैरों को सामने फैलाकर बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बैठने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो कुछ टाइम के लिए मैं बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर रही थी, फिर लेट करके भी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था। और फिर डॉक्टर ने बताया कि कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट एकदम टाइट हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट अगर टाइट होंगे तो भी बेबी अच्छे से लैच नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में ब्रेस्ट अगर टाइट है तो ब्रेस्ट को प्रेस करके थोड़ा सा दूध निकाल देना है, वो फेंकना नहीं है। शुरुआत का जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसको फेंकना नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉम है और वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, वो बेबी के लिए अमृत से कम नहीं होता है, तो वो बेबी को ज़रूर से पिलाना है। तो वो हमने पहले थोड़ा सा निकाल करके चम्मच से बेबी को पिलाने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा बहुत बेबी ने पिया, थोड़ा बहुत वो नहीं पी पाया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे 3-4 दिन के बाद मैं अच्छे से बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पा रही थी, बेबी भी अच्छे से लैच कर रहा था। और उसके बाद मैंने क्या फील किया कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। इवन अंडर आर्म्स में भी जैसे मैं हाथों को ऐसे रखती थी, अंडर आर्म्स में भी मुझे सूजन हो रही थी, ब्रेस्ट एकदम टाइट और मिल्क से फुल होते थे, तो पेन भी कुछ टाइम के लिए होता था। उसके बाद बात करेंगे स्टिचेस के बारे में। तो जो स्टिचेस थे वो मुझे वजाइना के पास थे और जो स्टिचेस लगाए गए थे वो भी डिजॉल्वेबल थे, मतलब वो अपने आप ही पिघल जाएंगे। लेकिन मैंने क्या फील किया कि जैसे 10-15 दिन हुए तब तक तो मैंने वेट किया कि ये अपने आप पिघल जाएंगे, लेकिन
15-20 दिन के बाद भी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि कोई एक स्टिच वहाँ पर है जो मुझे चुभ रहा है। तो इसके बारे में फिर हमने डॉक्टर के साथ बात की। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्टिचेस तो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने चेक किया और उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट सारे स्टिचेस तो डिज़ोल्व हो चुके हैं, लेकिन एक स्टिच है जो मुझे चुभ रहा था। उसकी वजह से मुझे बैठने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो उसको निकाला गया और उसके बाद सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो गई, स्टिचेस भी ठीक हो चुके थे। शुरुआत में ये स्टिचेस की वजह से मुझे दर्द बहुत ज़्यादा लग रहा था। जैसे क्या हुआ कि डिलीवरी के बाद जैसे मैं घर आई, घर आने के बाद मुझे 3-4 दिन के बाद जैसे लूज मोशन स्टार्ट हो चुके थे और शुरुआत में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही डिलीवरी होती है आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि दिन में 4 से 5 बार आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार क्लॉट्स, बड़े बड़े क्लॉट्स भी आते हैं, तो बार बार हमें पैड को भी चेंज करना है। बार बार मुझे लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके लिए मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है और बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, थकावट होती है, तो वॉशरूम जाने में भी मुझे डिफ़िकल्टीज हो रही थी। और वॉशरूम जा कर के भी क्लीनिंग क्योंकि हम अच्छे से करनी होती है, तो स्टिचेस थे तो उसकी वजह से भी मुझे डर लग रहा था क्लीनिंग करने में भी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फिर बात करते हैं हमारी नींद के बारे में। तो शुरुआत में तो आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप अच्छे से सो पाओगे, क्योंकि मुझे पता था कि शुरुआत में जो 1 महीने से छोटा बेबी होता है वो 18 से 20 घंटे की नींद लेता है। तो मुझे लगता था कि जब बेबी सो जाएगा मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे मायके में थी, मेरी मम्मी और मेरी बहन की केयर के अंदर, तो मैं अच्छे से सो जाऊंगी। जब बेबी उठेगा मैं भी उठ पाऊंगी। लेकिन ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि वैसे तो बोला जाता है कि आपको हर 2 से 3 घंटे में बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में कई बार बेबी उठता है, रोता है, ब्रेस्ट फीड के लिए डिमांड करता है, फिर सो जाता है। तो क्या होता है कि बेबी 20-25 मिनट तक ब्रेस्ट फीड करता है और उस टाइम पे मैं नहीं सो पाती थी, क्योंकि कई बार मैं बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड करती थी, कई बार मैं लेट कर भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करती थी। लेकिन मुझे हमेशा एक डर लगा रहता था कि अगर मैं सो गई, बेबी के ऊपर गिर गई या दब जाएगा ये वो। तो स्ट्रेस की वजह से भी कई बार नींद नहीं आती है। ब्रेस्ट फीड करते करते ही बेबी सो जाता था, तो उसको बर्फ करा के मैं सुला देती थी, तो बेबी तो नींद पूरी कर लेता था। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मैं सोने जाती थी तो एकदम से तो नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे हमें नींद आनी स्टार्ट होती है, बेबी फिर से उठकर ब्रेस्ट फीड के लिए डिमांड करता है, फिर से हमें उसके साथ उठना है। तो 1 महीने तक तो नींद तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ। आपको बार बार उठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना पड़ेगा। इवन रात को भी बेबी कई बार उठता है। 1 महीने के बाद बेबी थोड़ा सा लंबा सोना स्टार्ट करता है, तो रात में थोड़ा लंबा आप सो पाओगे। और जैसे पूरी रात की नींद आप कब एक्सपेक्ट कर पाओगे, जैसे 3-4 महीने का आपका बेबी हो जाएगा, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आप पूरी रात सोओगे। जैसे पूरी रात से वहां पर भी क्या मतलब है कि जैसे 3-4 महीने का आपका बेबी है, उसके बाद रात में आपने एक बार उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा दिया, उसके बाद उसको सुला दिया, फिर वो 4 से 5 घंटे की नींद लेगा, फिर वो उठेगा, फिर आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, फिर वो सो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3-4 महीने के बाद पूरी रात सो पाओगे। दिन में भी आपको कई बार बेबी के कपड़े चेंज करवाने हैं, कई बार उसके लंगोट वगैरह चेंज करवानी है, वो उठेगा, ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके साथ खेलना है। तो आपका जो रूटीन है वो भी एकदम से चेंज हो जाता है, आपकी जो प्रायोरिटीज है वो भी एकदम से चेंज हो जाती है। और क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो घर के सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपका ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही बेबी आ जाता है तो पूरे घर के लोगों का ध्यान वो बेबी के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार मुझे फील होता था कि जैसे मैं तो इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट हुई ही नहीं। तो उसकी वजह से भी कई बार स्ट्रेस होता था, बेबी सोने नहीं देता, हमारा रूटीन एकदम से खराब हो जाता। तो उसकी वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से, और क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होना, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन आ जाना, या कई बार जैसे ऐसे ही बैठे हैं, बैठे बैठे हमें रोना आ रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए बहुत ही नॉर्मल है। कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती है, तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करेंगे बैक पेन के बारे में। तो बैक पेन को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। मैंने क्या गलती करी थी कि जैसे जब हमारी डिलीवरी होगी तो हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो ही हमें कैल्शियम के कुछ सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं।
जो कि आपको जब तक आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो तब तक आपको लेना होता है, क्योंकि आप ही की बॉडी से कैल्शियम बेबी को भी मिलता है, तो आपको वो सप्लीमेंट ज़रूर से लेने हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने 1 साल तक अच्छे से बेबी को ब्रेस्ट फीड तो कराया, लेकिन जैसे एक डिब्बी जो थी सप्लीमेंट्स की वो तो मैंने अच्छे से ख़त्म कर ली, लेकिन फिर दोबारा नहीं लिया। तो उस वजह से मुझे बैक पेन काफ़ी टाइम तक रहा है। शुरुआत में तो जैसे सुबह उठ करके अच्छे से वॉक करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। जैसे सुबह जब मैं उठती थी तो कुछ टाइम के लिए ऐसे झुक करके चलती थी, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था। कोई मेरे साथ बात भी कर दे तो मैं एकदम, मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होता था, मुझे बात करने का भी मन नहीं होता था, और कुछ टाइम के बाद मैं ऐसे सीधी खड़ी हो पाती थी। फिर जैसे ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक मेरे साथ हुआ, और उसके बाद क्या होता था कि जैसे मैं अगर मेरे रूम में मेरे मैट्रेस के ऊपर सोती हूँ तब तो बैक पेन मुझे नहीं होता था, क्योंकि वो मैट्रेस थोड़ा सा सॉफ्ट था। लेकिन मैं अगर कहीं बाहर गई हूँ, किसी और के यहाँ गई हूँ, और वहाँ पर अगर मैट्रेस मुझे थोड़ा सा भी हार्ड मिलता था तो क्या होता था कि दोबारा मुझे जैसे ही सुबह उठती हूँ बैक पेन होता था। ये ऑलमोस्ट 2 साल तक रहा, और उसके बाद मैं योगा वगैरह मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद जैसे अब मेरी डिलीवरी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब मुझे बैक पेन की परेशानी नहीं होती है। लेकिन उस टाइम पे बैक पेन मुझे बहुत ज़्यादा होता था। इसके अलावा भी आपको पूरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द भी मुझे काफ़ी होता था। और एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या होता है कि जब मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती थी तो अचानक से जैसे एकदम से प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि आप ही की बॉडी से जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो लिक्विड है, वो बेबी को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। तो प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, तो जैसे ही मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी उसके बाद मैं मम्मी को बुलाती थी, मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। तो कुछ टाइम तक तो ये हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अपने बेड साइड टेबल के ऊपर पानी की बोतल हमेशा रखती थी, क्योंकि हमेशा आपको ये होगा जैसे ब्रेस्ट फीड कराओगे आपको प्यास लगेगी। और ब्रेस्ट फीड कराते समय जैसे अगर ग्लास से पानी पियेंगे या बॉटल से ऊपर से पानी पियेंगे तो क्या होगा, कई बार बेबी के ऊपर गिर सकता है, ग्लास बेबी के ऊपर गिर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे वो स्ट्रॉ वाली बॉटल जो होती है वो आप रख सकते हो, जिसकी वजह से वो पानी पीना भी हमारे लिए ईजी होगा, और पानी बच्चे के ऊपर या बॉटल गिरने के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। तो ये कुछ था मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप भी मेरी किसी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस आपने किया है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि और न्यू मदर इसको पढ़ करके थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।